हाल ही में हुआ संशोधन और दुनिया का ये ध्यान अब खींच रहा है। पाकिस्तान ने 27वें संविधान संशोधन के साथ ही अपने परमाणु हथियारों का पूरा कंट्रोल आर्मी चीफ असीम मुनीर के हाथों में दे दिया है। इस संशोधन से ये अधिकार एक अकेले और बिना चुने हुए आर्मी अफसर के हाथों में आ गए हैं। ये नॉर्थ कोरिया के सिस्टम जैसा है, जहां स्ट्रैटेजिक हथियारों की कमान पूरी तरह से बिना किसी जवाबदेही वाले सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम हमेशा इंडिया और सेंट्रिक रहा है। एक तरफ भारत की न्यूक्लियर हथियारों का पहले इस्तेमाल ना करने की पॉलिसी सिविलियन कंट्रोल में है, जिसमें आखिरी अधिकार प्रधानमंत्री और उसकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास है, और दूसरी ओर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान का बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। हालिया 27वां अमेंडमेंट पाकिस्तान की न्यूक्लियर अथॉरिटी को पूरी तरीके से मुनीर में सेंट्रलाइज करता है और मुनीर नए नियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ के तौर पर अब इस्लामाबाद के 170 टेक्निकल और स्ट्रैटेजिक WMD के बढ़ते स्टॉक की देखरेख के लिए नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का हेड है। और अब ऑपरेशन इसके अलावा स्ट्रैटेजिक अथॉरिटी के एक ही लीडर के पास है, यानी कि 27वां संशोधन पुराने ढांचे को पूरी तरीके से बदल देता है। इसमें NSC NCA जगह लेता है, उसके अलावा मुनीर के अधीन इसे कर देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को असीम मुनीर की मर्जी से सेना से पुरानी संस्था का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नियुक्त करने का की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मुनीर काफी समय से आर्मी का दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ था। भारत के साथ मई में हुए संघर्ष ने उसको एक मौका दे दिया, जिससे उसने लपक भी लिया और न्यूक्लियर हथियारों पर पूरा कंट्रोल रखने का उसका अंदाज सिर्फ स्ट्रैटेजिक ही नहीं, ये उसकी इस सोच को भी दिखाता है कि आर्मी ही पाकिस्तान की रखवाली करता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अब मुनीर के हाथों में हैं। पाकिस्तान का भारत से टकराव और असीम मुनीर की सोच किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में इस पर कई लोगों की चिंता भी है। तो कुल मिलाकर देखिए, जो अब स्थिति देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मुनीर की जो ताकत है वो बढ़ गई है। लेकिन मुनीर की ताकत बढ़ने से आखिर चिंता भी क्यों बढ़ रही है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से मुनीर के जो तमाम तरीके से जो कदम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान में और भारत के खिलाफ, वो वाकई में सवालों के घेरे में है। 27वां संशोधन हुआ पाकिस्तान में, जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके अलावा देखिए इसमें NSC NCA जगह लेती है और ये SDPA को मुनीर के अधीन कर देता है, यानी कि SPDA को ये मुनीर के अधीन कर देता है। 27वां संशोधन पुराने ढांचे को पूरी तरीके से बदल देता है, यानी कि जो पुराना ढांचा था उसे बदला गया। अब इसके जरिए यानी कि जो नया संशोधन हुआ है उससे मुनीर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये SPDA को मुनीर के अधीन कर देता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दी। लेकिन इसी वजह से चिंता बढ़ी हुई है कि अगर ताकत इतनी ज्यादा मुनीर की बढ़ी है तो कहीं आने वाले दिनों में क्या, अब भारत के लिहाज से अगर देखें तो भारत के लिए क्या ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। क्यों, ये भी हम आगे समझने और जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए अब ये माना जा रहा है कि मुनीर की ताकत बढ़ने से कहीं ना कहीं इसका असर जो है आने वाले दिनों में भारत और इसके साथ साथ हो सकता है कि कई और जगहों पर भी देखने को मिले। और यही वजह मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं पावरफुल अब जेके आसिम मुनीर जो है वो अब हो गया है, क्योंकि संशोधन हुआ और संशोधन के बाद अब पूरी कमान पाकिस्तान की आर्मी सेना की अब किसके हाथों में है, आसिम मुनीर के हाथ में है। लेकिन इससे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या कोई खतरे की घंटी भी है और इसका किस तरीके से फायदा उठाएगा भारत को लेकर, ये भी हम आगे समझते हैं। हमारे साथ कर्नल TP त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। हम आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी कर्नल TP त्यागी सर, ये जो ताकत अब बढ़ी है आसिम मुनीर की, और इसे देखिए माना यह जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि इसका गलत इस्तेमाल भी आसिम मुनीर करे। लेकिन पहले जो मैं आपसे ये समझूंगी कि ताकत बढ़ने के बाद अब क्या हो सकता है पाकिस्तान में। देखिए, कल को क्या होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि बीते हुए कल में क्या हुआ। अब बीते हुए कल में पाकिस्तान की न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से हम बहुत सारे वो एक्शन नहीं ले पाए जो हम लेना चाहते थे। जैसे 26/11 के अटैक के बाद हम कहते ही रह गए, लेकिन हम बदला नहीं ले पाए। ऐसे ही जब 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, हमने ऑपरेशन पराक्रम में अपनी 3 लाख फोर्सेस
पूरी तरह से मोबिलाइज कर दी, लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, लिहाजा वी हैव टू बी कॉशियस, नहीं कर पाए। कारगिल में 1999 में जीतने के बाद भी उनकी न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से हम उस जीत को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, यानी कि हमें मजबूरन भागते हुए पाकिस्तान के सिपाहियों को एक सेफ पैसेज देना पड़ा। अब ये बात तो थी तब जब वहां पे नेशनल कमांड अथॉरिटी थी, यानी कि एनसीए था। एनसीए को कौन प्रिजाइड करता था? वहां का सिविलियन प्राइम मिनिस्टर। उसके अंदर मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे, सिविलियन ऑफिसर्स भी थे। अब क्या हुआ है, अब उस एनसीए को चेंज करके उन्होंने नवंबर 2025 में बना दिया एक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एनएससी, यानी कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। अब ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मुखिया कौन? वो फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल जनरल मुनीर। और मुनीर ने इसके साथ ये भी उसमें किया कि द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो ये अल्टीमेटली बनना चाहता है, और एट प्रेजेंट सीडीएस यानी कि सिविलियन आई मीन कमांड डिफेंस फोर्सेस का ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी ये हेड बन गया। पहले फील्ड मार्शल बना था, अब सीडीएस बन गया। तो इन्होंने कहा कि सीडीएस और प्रेसिडेंट को एक इम्यूनिटी होगी, यानी कि अगर वो गलती भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं, तो बदनाम नहीं होंगे, यानी कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। अब आप विश्लेषण कीजिए कि अब इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर कमांड उस आदमी के हाथ में आ गई जो एक इलेक्टेड लीडर नहीं है, यानी कि जो अपने लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और उस आदमी के हाथ में आ गई जो न्यूक्लियर अटैक करने की बार बार धमकी देता रहा है। यानी कि ये एक वॉलेटाइल लीडर हो गया, जैसे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन है। और इसलिए ये खतरे की बात है। न्यूक्लियर आर्मामेंट शुड नेवर गो इनटू द हैंड of generally military and particularly volatile leaders like him or Kim Jong-un. So this is a serious matter and we have to look into it with the help of international community.